नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम की डिप्लोमेसी को दुनिया मानती है। वर्ल्ड लीडर्स की रैंकिंग में पीएम मोदी का नाम पिछले कई सालों से सबसे ऊपर बना हुआ है। विश्व के सभी बड़े बड़े नेता मोदी सरकार की डिप्लोमेसी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कंट्रीज के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। जैसे रूस और अमेरिका की दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं है, परंतु हमारा प्यारा भारत रूस का भी दोस्त है और अमेरिका का भी दोस्त है। इसी तरीके से इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई और कतर का दौरा किया है। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अरब देशों के संबंधों में एक नई ऊंचाई और गर्मजोशी देखने को मिली है। खास बात यह है कि इस दौरान इजराइल के साथ भारत की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हुई है। दोस्तों, खाड़ी के प्रमुख देश कतर में मौत की सजा पाई इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सजा का माफ होना और उनका सकुशल घर लौटना, यूएई में भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ उसका उद्घाटन, पीएम मोदी की पश्चिम एशिया की हाल्य यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के लगातार मजबूत होते रिश्ते की कहानी कहती है। इजराइल के साथ खुलकर दोस्ती और साथ में खाड़ी देशों के साथ कमाल की ट्यूनिंग, ये मोदी सरकार की कामयाब विदेश नीति और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और धाक को दर्शाता है। अगर ये कहा जाए कि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। आखिर खाड़ी के देश मोदी की शीर्ष प्राथमिकता में क्यों है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते के लिए बेचैन दिख रहा है। खाड़ी देश भी भारत के साथ रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि मोदी आखिर ये करिश्मा कैसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया की यात्रा की, जिसको भारत और उस क्षेत्र के रिश्तों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूएई और कतर का दौरा किया। यूएई में उन्होंने एक बड़े निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, 40,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और आबू धाबी में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, उनके कतर दौरे को इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सजा माफी और जेल से रिहाई के बाद शुक्रिया के तौर पर देखा गया। मौत की सजा का सामना कर रहे नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सकुशल वापसी निसंदेह नरेंद्र मोदी सरकार की जबरदस्त कूटनीतिक जीत है। प्रधानमंत्री की पश्चिम एशिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, प्रवासियों और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना था। भारत अरब देशों के सामने खुद को निवेश का एक आकर्षण ठिकाने के तौर पर पेश कर रहा है। भारत की कोशिश खुद को चीन के एक विकल्प के रूप में स्थापित करने की है। तो दोस्तों, आजादी के बाद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध कमजोर पड़ गए थे, लेकिन अब मोदी सरकार इन्हें फिर से मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो भारत पहले अरब से सिर्फ कच्चा तेल ही खरीदता था और वहाँ मजदूर भेजता था। अब व्यापार का स्वरूप बदल चुका है। यूएई अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है और दोनों देशों ने मिलकर साल 2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों में और भी ज्यादा गर्मजोशी आई है। अपने 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने खाड़ी सहयोगी परिषद यानी कि जीसीसी देशों के 13 दौरे कर चुके हैं। इनमें से 7 दौरे तो अकेले यूएई के ही हैं। जीसीसी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई है। प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा ईरान, मिस्र और जॉर्डन की भी यात्रा कर चुके हैं। मोदी पहली बार 2015 में यूएई दौरे पर आए थे, जो अब तक 34 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूएई दौरा था। इजराइल का दौरा करने वाले भी वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी के कार्यकाल के दौरान इजराइल के साथ भारत के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। अरब देशों के साथ ताल्लुकात भी एक नई ऊंचाइयों पर हैं, जबकि इजराइल और अरब देशों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं खाड़ी के देश इतने अहम क्यों हैं। ये इससे समझा जा सकता है कि भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहते हैं, उनमें से 1/4 से ज्यादा तो सिर्फ इन गल्फ कंट्रीज में ही रहते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर में 3.21 करोड़ भारतीय प्रवासी रहते हैं। इनमें से 90 लाख यानी 27% सिर्फ जीसीसी देशों में ही रहते हैं। खाड़ी देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा 34.3 लाख भारतीय यूएई में, उसके बाद 25.9 लाख सऊदी अरब में, 10.3 लाख कुवैत में, 7.8 लाख ओमान में, 7.5 लाख कतर में, 3.3 लाख भारतीय बहरीन में रहते हैं। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों की विशाल तादाद का पीएम मोदी को राजनीतिक फायदा भी मिलता है। वहाँ रहने वाले भारतीय बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनका सम्मान बढ़ा है और उनसे बेहतर व्यवहार किया जाता है। भारत की साख बढ़ी है और वे इसका श्रेय पीएम मोदी को देते हैं। हालांकि मोदी की विदेश यात्राओं का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, बल्कि भारत के लिए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करना है। विदेशों में रहने वाले भारतीय हर साल भारत में जितना पैसा रेमिटेंसेस के तौर पर भेजते हैं, उनका तकरीबन आधा तो सिर्फ जीसीसी के देशों से ही आता है। दोस्तों, 2014-15 के आंकड़ों की बात करें तो भारत को विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से कुल रेमिटेंसेस का 29% जीसीसी देशों से ही आता था, जो 2020-21 में बढ़कर 50.3% हो गया। सन 2020-21 में भारत को कुल 8,912.7 करोड़ डॉलर का रेमिटेंसेस मिला था, जिसमें 4.5 करोड़ डॉलर सिर्फ जीसीसी देशों से ही मिला था। तो दोस्तों, ये रेमिटेंसेस क्या होती है? दोस्तों, रेमिटेंसेस का सीधा सा मतलब है जो भारतीय लोग भारत छोड़कर विदेशों में नौकरियां या बिजनेस कर रहे हैं और वो लोग विदेशों से पैसा कमाकर भारत भेज रहे हैं, वो जो पैसा विदेशों से कमाकर भारत लाया जा रहा है, वह रेमिटेंसेस कहलाता है। ये रेमिटेंसेस भी भारत की जीडीपी का एक मुख्य सोर्स है। तो दोस्तों, अब खाड़ी देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं,
भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। यूएई ने पिछले 5 सालों में भारत में करीबन 10 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर निवेश का वादा किया है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते ही भारत ने 2048 तक कतर से लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि LNG के आयात को बढ़ाने के लिए 78 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय कंपनी को भी खाड़ी देशों में बड़े बुनियादी ढांचे के ठेके मिल रहे हैं। इसके अलावा मोदी की हालिया यात्रा में हुए समझौते से भारत और यूएई के बीच व्यापार और सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। इन समझौतों में निवेश संधि, डिजिटल भुगतान प्रणालियों को जोड़ना और भारत, यूरोप और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला व्यापार गलियारे की योजना भी शामिल है। भारत और मध्य पूर्व देशों के बीच व्यापार बढ़ने के साथ साथ वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या भी बढ़ रही है। जीसीसी देशों में फिलहाल करीबन 90 लाख भारतीय रहते हैं, जबकि 2013 में यह संख्या 70 ही थी। इनमें से ज्यादातर लोग अभी भी ब्लू कॉलर जॉब वाले मजदूर हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में कई अमीर और मध्यम वर्गीय भारतीय भी यूएई खासकर दुबई की ओर रुख कर रहे थे। कई लोगों ने 2019 से शुरू हुए यूएई के गोल्डन वीजा का इस्तेमाल भी किया। ये योग्य पेशेवर, उद्यमी और निवेशकों को 10 साल तक रहने की इजाजत देता है। भारतीयों को लुभाने के लिए ही यूएई ने आबू धाबी में हिंदू मंदिर को मंजूरी दी, जिसे मोदी ने 2015 में प्रस्तावित किया था। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन भी BAPS को मंदिर बनाने के लिए दी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इजराइल की। भारत ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले को आतंकी कृत्य बताते हुए निंदा की। हालांकि इजराइल की जवाबी कार्रवाई और गाजा में चल रहे युद्ध के बीच कई बार भारत शांति की अपील कर चुका है। गाजा युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र में कुछ मौकों पर भारत ने इजराइल के खिलाफ भी वोट दिया है। सुरक्षा के मोर्चे पर तस्वीर और भी तेजी से बदल रही है। हाल ही के वर्षों में इजराइल भारत के शीर्ष 3 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। खाड़ी के कई अरब देशों के साथ इजराइल भी आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तो दोस्तों अब भारत इस क्षेत्र में अपनी अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक तैनाती के साथ समुद्री सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। भारतीय नौसेना यमन में हूथी चरमपंथियों के ठिकाने पर हमला करने वाली अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं में शामिल नहीं हुई है। इसके बजाय यह व्यापक क्षेत्र में समुद्री डकैती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां इन्होंने लगभग 250 जहाजों की जांच की है और 40 पर छापे मारे हैं। यह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर काम कर रहा है और कई समुद्री डकैतों के मंसूबों को हमारी मार्कोस कमांडो ने विफल भी कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।